हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है एनटीए यूजीसी नेट की एमसीक्यूज़ की सीरीज़। जो आपका पेपर नंबर 1 है, उसका जो यूनिट नंबर 1 है दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके एमसीक्यूज़ की सीरीज़ ऑन गोइंग है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स हमने कवर अप कर लिए हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा जो रिवीजन है टीचिंग एप्टीट्यूड की, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से कर सकते हैं। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 6। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है, हमें दे रखा है टीचिंग प्रोसेस और इसको एक ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले एक टीचर क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट करते हैं। लाइक आज के इस पूरे के पूरे जो भी हम चैप्टर करवाएंगे उसके एट द एंड आप सब स्टूडेंट्स ये सब चीज़ें लर्न करने वाले हो। तो वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि आप क्या कुछ आउटकम्स निकल के आएंगे। ये चीज़ लर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव है आज के लिए, है ना। ये टॉपिक कवर अप करना आज के लिए ऑब्जेक्टिव है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव सबसे पहले सेट किए जाते हैं। सेकंड नंबर पे एक टीचर क्या करते हैं, वो प्रीवियस नॉलेज के साथ रिलेट करते हैं प्रेजेंट नॉलेज को। यानी कि जो आज का जो प्रेजेंट टॉपिक होगा उसको वो ट्राई करते हैं किसी ना किसी प्रीवियस लेक्चर के साथ या तो कनेक्ट करने की, या प्रीवियस कुछ नॉलेज हो उसके साथ कनेक्ट करने की। जो नॉर्मली स्कूल, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ कहीं पे भी आप या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है, टॉपिक बाय टॉपिक चलता है पूरा का पूरा सिलेबस, है ना। तो नॉर्मली टीचर क्या करते हैं, वो जो पिछला वाला टॉपिक होता है जो उन्होंने लास्ट लेक्चर में करवाया होता है उसकी एक बार क्विक रिवीजन वो अगले वाले लेक्चर में करवाते हैं स्टार्टिंग में, या फिर ये कह लो कि थोड़ा बहुत उससे रिलेट करते हैं ताकि बच्चों को ईजी हो जाए समझने में। उसके बाद थर्ड नंबर पे वो क्या करेंगे, जो भी उनका आज का स्टडी मटेरियल होगा, प्रेजेंट का स्टडी मटेरियल होगा, उसको वो प्रेजेंट करेंगे बच्चों के सामने, उसको उसके थ्रू बेसिकली उन नोट्स के थ्रू वो समझाएंगे। तो ये हो जाता है नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद लास्ट में इवैल्यूएशन होता है कि इवैल्यूएशन में कि हाँ भी बच्चों ने कितना सीखा, एक टीचर कितना करवा पाए हैं पूरे के पूरे लेक्चर में। वो बच्चों से क्वेश्चनिंग करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं उनसे, जो भी टॉपिक उन्होंने करवाया होता है उससे रिलेटेड वो क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों से। इससे उन्हें पता लगता है कि आज पूरे लेक्चर में वो बच्चे कितना सीख पाए हैं, कितना लर्न कर पाए हैं। ये चीज़ इवैल्यूएशन से पता लग जाती है। जब ये सारे स्टेप्स हो जाते हैं और अच्छे से इवैल्यूएशन हो जाती है, लाइक किसी बच्चे की क्वेरी आ गई, किसी बच्चे को नहीं समझ आया, तो उस टाइम पे टीचर क्या करते हैं, रीटीचिंग, दोबारा से उस चीज़ को पढ़ाते हैं। ये बेसिकली सबसे लास्ट स्टेप हो जाएगा। मतलब ये पूरा एक प्रोसेस होता है जो चलता रहता है, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जब इवैल्यूएशन होके हटेगी ना, तो उसके बाद जो भी चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो उसको दोबारा पढ़ाया जाएगा, है ना। या अगर सारी चीज़ें समझ आ गई है तो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। तो रीटीचिंग होती है, देन अगेन से सारा प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, इनमें से ऐसे कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जो एक टीचिंग इफ़ेक्टिवनेस में कंट्रीब्यूट करते हैं, एक टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एक टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहला तो आता है टीचर की नॉलेज। सब्जेक्ट रिलेटेड तो उसे नॉलेज होनी चाहिए, है ना। ये तो फर्स्ट नंबर पे ही होता है। वो कितना बढ़िया हो उसका नेचर, वो कितना मर्जी ऑनेस्ट हो, कुछ भी हो, बट सब्जेक्ट की नॉलेज तो उसे एट फर्स्ट नंबर पे होनी ही होनी चाहिए। तो सब्जेक्ट नॉलेज ज़रूरी है। उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी होनी चाहिए टीचर की। वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं पूरे के पूरे टॉपिक को, वो कैसे लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किस मैनर में बात कर रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा जो है टीचर की जो इतनी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, वो इतना कॉम्पिटेंट होने चाहिए कि वो क्लासरूम को मैनेज भी कर सकें और साथ ही साथ उनको मॉनिटर भी कर सकें। बच्चों को, जो लर्नर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो उनको ऑब्जर्व कर सकें, वो उनको मॉनिटर कर सकें, उन्हें मैनेज कर सकें। कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट कर रहा है तो वो उसको मतलब उसको मैनेज कर सकें। उसके अलावा जो है बाकी जो अदर चीज़ें होती हैं, लाइक स्टूडेंट्स की कोई क्वेरी आई है उस चीज़ को वो अच्छे से आंसर कर पाएँ। तो किसी भी टाइप की कोई भी चीज़ है वो सारी के सारी क्लासरूम में वो मैनेज और प्लस मॉनिटर कर सके। ये भी चीज़ इफ़ेक्टिव बनाती है एक टीचिंग को या एक टीचर को। तो ये तीनों ही पॉइंट्स होंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जो बाकी के ऑप्शन है, लाइक टीचर का सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसका कल्चर क्या है, उसके अलावा उसके पास पैसा कितना है, तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है। उसका मतलब टीचिंग से इतना रिलेशन
क्वेश्चन नहीं होता है कि हाँ भी उसका कल्चर क्या है या उसके पास पैसा कितना, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती है। उसके अलावा जो है टीचर कितना प्लीज़ कर पा रहा है स्टूडेंट्स को, मतलब लाइक स्टूडेंट्स की मिन्नतें निकालना या स्टूडेंट को प्लीज़ करना, तो ये भी टीचिंग को इफ़ेक्टिव नहीं बनाती है, उल्टा बेकार बनाती है, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। उसके अलावा जो है पर्सनल कांटेक्ट जो होता है टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ भी, हाँ भी कोई क्वेरी है या कुछ भी चीज़ से रिलेटेड अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स टीचर के साथ या टीचर बच्चों के साथ, बेसिकली वो पर्सनल कांटेक्ट होना, यानी कि टीचिंग के बाद या क्लासरूम के बाद या एक कॉलेज यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद अगर कोई पर्सनल कांटेक्ट हो रहा है, कोई किसी के घर पे जा रहा है या एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी जो एक इंस्टीट्यूशन में टीचिंग को इफ़ेक्ट नहीं करती है। तो ये एक सेपरेट चीज़ है, ये एक पर्सनल चीज़ होती है, वो एक मतलब टीचिंग के अंदर वो चीज़ नहीं आती है, तो ये भी चीज़ मैटर नहीं करती है। सो इस अकॉर्डिंग डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेटर कम्युनिकेशन जो होता है एक लेक्चर के अंदर होता है अगर टीचर क्या करे, टीचर जितने भी उसने नोट्स प्रिपेयर किए हैं वो पहली बात तो अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे, देन जो भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं उसने वेल एडवांस में ऑलरेडी एडवांस में किए हैं उसे वो ओनली एज अ गाइड यूज़ करे। बहुत बार ना ऐसा होता है कि ना टीचर आते हैं और जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं एज इट इज़ बस उसको एक एक लाइन टू लाइन पढ़ के और वो चले जाते हैं। मतलब कहने का बेसिकली जो प्रिपेयर्ड नोट्स होते हैं उनको रीड करके चले जाते हैं, मतलब कुछ मतलब उन लाइंस का मीनिंग क्या है, वो लाइंस क्या कहना चाह रही है, वो टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, वो कुछ समझाते नहीं हैं। जस्ट छोटे बच्चों की तरह वो आए एक टीचर और वो रीड करके एज इट इज़ वो चले गए, कुछ समझाते नहीं हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो होना क्या चाहिए, बेसिकली टीचर को सिर्फ और सिर्फ एज अ गाइड यूज़ करने चाहिए उन नोट्स को, उन स्टडी मटेरियल को। अगर लिखी है 4 लाइनें तो वो समझाते हुए 10 लाइनें बोलें, मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा होनी चाहिए। लाइक पीपीटी होती है या प्रेजेंटेशन या स्टडी मटेरियल नोट्स कुछ भी है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स मेंशन कर दो या फिर थोड़ा शॉर्ट में चीज़ें मेंशन कर दो, इतना ही होना चाहिए। उसे एज अ गाइडेंस यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा उसके एक्सप्लेनेशन जो होती है वो अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया है बेसिकली 4 पार्ट्स में क्लासीफाई हम लोग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग कि वो कैसे लर्नर हैं। तो इन्होंने पूछा कौन सा है कि ऐसे कौन से लर्नर होते हैं जो हर चीज़ में मीनिंग देखते हैं, हर चीज़ में रीजनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं। मतलब ऐसे लर्नर को हम कौन से लर्नर्स बोलेंगे, जो बेसिकली हर एक टॉपिक के डीप मीनिंग में जाते हैं, उसके अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हैं या उसके हर एक चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, रीजनिंग ढूंढते हैं। तो उन लर्नर्स को हम कौन से लर्नर्स बोलते हैं, एनालिटिक लर्नर्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एनालिटिक लर्नर्स वो लर्नर्स होते हैं बेसिकली जो मेनली हर एक टॉपिक को अच्छे से ना डीपली समझना चाहते हैं। उन्हें ये होता है कि हम हर एक चीज़ को हर एक पर्सपेक्टिव से समझें और उसके अलावा कोई चीज़ क्यों हुई है, कैसे हो रही है, उसके पीछे का लॉजिक भी वो ढूंढने की ट्राई करते हैं, चीज़ों को खुद अप्लाई करने की ट्राई करते हैं, खुद सोचते हैं, खुद का दिमाग दौड़ाते हैं, देन चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के लर्नर्स को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, एनालिटिक लर्नर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, बिफोर स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक टीचर को क्या देखना चाहिए, क्या कुछ चीज़ें क्लास में, जब वो मान लो उसका फर्स्ट लेक्चर है तो उस टाइम पे आते ही फर्स्ट लेक्चर में एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, नया सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, नए सारे स्टूडेंट्स हैं और आते ही उसे अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाने चालू कर देना चाहिए, नहीं, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। तो वेरी फर्स्ट जो लेक्चर होता है, मतलब प्रॉपर अपनी टीचिंग स्टार्ट करने से पहले उसको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि स्टूडेंट्स जो है वो उनका इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स क्या कुछ हैं जो उन्हें अफेक्ट कर सकते हैं। यानी कि उसे ये देखना चाहिए टीचर को कि क्या कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट हैं क्लासरूम में जो टीचर को भी अफेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे भी ज़्यादा लर्नर्स को अफेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेंगे। तो ऐसा क्या माहौल है, क्या कुछ चीज़ें हैं इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं जो स्टूडेंट्स की लर्निंग को या उनके माइंड को अफेक्ट कर सकते हैं। तो उस चीज़ को पहले टीचर को ऑब्जर्व करना चाहिए।
उसके बाद जो होता है जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है स्टूडेंट्स की वो जानने की कोशिश करनी चाहिए। होता है ना कि आपने भी देखा होगा, हमेशा आपके साथ हुआ होगा, जब भी आप एक नई क्लास में जाते हो, आपने एकदम ऐसा नया कोर्स स्टार्ट किया है, नए कॉलेज में एडमिशन लिए, तो वहाँ पे एक टीचर सबसे पहले दिन क्या करते हैं, वो आपके इंट्रोडक्शन लेते हैं, है ना, आपने देखा होगा। तो वो इंट्रोडक्शन लेने के पीछे उनका पर्पस क्या होता है मेनली, ताकि वो आपके बारे में थोड़ा जान सकें कि आपने कहाँ से, अगर आप मान लो आपने मास्टर्स में एडमिशन लिया है किसी भी कॉलेज में, एमकॉम के लिए एडमिशन लिया है, एमबीए के लिए लिया है, तो वो जानना चाहते हैं कि इससे पहले आपने क्या किया है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, कितने आपके परसेंटेज रहे हैं वहाँ पे, क्या आपका सब रहा है वहाँ पे, स्कोर रहा है, क्या आपका रिकॉर्ड रहा है, स्कूलिंग आपने कहाँ से की है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये सारी चीज़ें वो एक शॉर्ट में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इंट्रोडक्शन में। इससे क्या होता है, एक टीचर थोड़ा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि कौन सा बच्चा कहाँ पे कैसा उनकी कम्युनिकेशन स्किल है, कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं, क्या उनका पिछला रिकॉर्ड रहा है, प्लस क्या उनकी पिछली नॉलेज रही है। तो ये सारी चीज़ें वो जानने में थोड़ी हेल्पफुल होती है इंट्रोडक्शन, तो उसे वो जाननी चाहिए। उसके अलावा जो है एक जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो कई सारे स्टूडेंट्स जो आप जिनको आप पढ़ा रहे हो, उस क्लासरूम में ना जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाना, पढ़ाने का ना एक इंटरेस्ट जगाना, तो वो चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है यहाँ पे। अगर एक टीचर नया है और वो एक नया कोर्स स्टार्ट करवाने जा रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन देने से पहले, ये नॉर्मली भी हर एक क्लास में भी अगर आप जाते हो ना, तो जाते ही लेक्चर स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जाते ही पहले थोड़ा सा उन्हें कुछ मोटिवेट करो, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी जगाओ कि हाँ भी आज हमने पढ़ना है। मतलब जो बच्चा सोने के पर्पज़ से भी आया होगा ना कि आज तो लेक्चर लगा लेते हैं, अटेंडेंस लग जाएगी, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगाने आते हैं, है ना। तो मतलब बहुत बच्चे आप में से भी होंगे जो मैं भी कई बार ऐसा होता था ना कि कभी सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस लगाने, कई बार शॉर्ट हो जाती है तो अटेंडेंस लगाने जाओ, अभी आज मूड नहीं है पढ़ने का। तो कई बार हम ऐसा सोच लेते हैं कि आज मूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अटेंड करने जाएंगे, तो मेंटली हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे हम, जिस दिन हमारा मूड नहीं होता है। तो ऐसा बहुत बार होता है। तो अगर आपके क्लास में कोई ऐसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो मतलब आते हैं और वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, उनका ज़्यादा मूड नहीं है पढ़ने का, तो उनका मूड ऐसे मतलब इंटरेस्ट जगाना चाहिए, उन्हें थोड़ी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए कि आज का टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन्हें उसकी इम्पोर्टेंस बतानी चाहिए एजुकेशन की। उसके अलावा कोई एक आध कुछ ऐसा फ़नी सा कुछ बोल दो ताकि बच्चे थोड़ा हंस पड़ें, कोई ऐसा एग्जाम्पल दे दो ताकि बच्चे थोड़ा हंस पड़ें। तो इससे क्या होता है कि थोड़ा माहौल अच्छा बन जाता है, एक इन्वायरमेंट अच्छा बन जाता है, बच्चे थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा सो भी रहा होगा लास्ट बेंच पे बैठ के, तो वो भी उठ जाएगा, वो भी जाग जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बच्चों में क्यूरियोसिटी जगानी चाहिए, पढ़ने की क्यूरियोसिटी, नॉट किसी और चीज़ की हाँ भी वो मज़े करने हैं या हंसी मजाक करना है, पढ़ने की क्यूरियोसिटी की। आप पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए लेक्चर को ताकि बच्चे भी इंटरेस्ट दें पढ़ने में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से ऐसे कौन से हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को ख़राब कर देते हैं। मतलब बढ़िया अच्छी खासी कम्युनिकेशन चल रही है तो उसको क्लास के अंदर वो हैम्पर करते हैं, बीच में डिस्टर्ब करते हैं, ख़राब करते हैं। तो अगर बहुत लंबी चौड़ी स्टेटमेंट होगी तो वो कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं ख़राब करेगी, बहुत लंबी चौड़ी जा रही है। उसके अलावा कोई एम्बिगस, कोई कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है जिसमें बच्चे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, तो ये भी चीज़ कम्युनिकेशन को ख़राब करेगी। उसके अलावा जो है कोई ऐसे स्टेटमेंट जहाँ पे लिसनर जो है, जो स्टूडेंट्स हैं आपका या कोई भी लिसनर है, ओवरऑल जस्ट मैं आपको कम्युनिकेशन का बता रही हूँ, तो जहाँ पे लिसनर जो है अपने कंक्लूजन्स निकालने बैठ जाए, मतलब अपनी परसेप्शन बनाने बैठ जाए। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हो, जो आप कन्वे करना चाह रहे हो, वो इतनी ज़्यादा क्लियरली आप नहीं कन्वे कर पा रहे हो, इतने ज़्यादा इफेक्टिवली या इतने ज़्यादा अच्छे से आप नहीं कन्वे कर पा रहे हो। यही रीज़न है कि कहीं ना कहीं लिसनर कुछ और ही समझ रहा है, मतलब आप कुछ और समझाना चाह रहे हो और लिसनर कुछ और समझ रहा है, तो इस वजह से वो अपने ही कंक्लूजन निकालने बैठ गया, अपनी परसेप्शन बनाने बैठ गया। तो ये तीनों ही चीज़ें जो होती हैं वो हैम्पर करती हैं एक कम्युनिकेशन को। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, कौन सी चीज़ हैम्पर नहीं करती है? एक प्रिसाइज स्टेटमेंट। प्रिसाइज स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है,
टू द पॉइंट स्टेटमेंट, मतलब अगर आप कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो किसी के साथ, टू द पॉइंट बोल रहे हो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन बढ़िया होता है। मतलब बहुत ज़्यादा आप डिटेल में मत जाओ, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको कोई टॉपिक ऐसा है जहाँ पे आपको डिटेल में जाना बनता है, या किसी बच्चे को नहीं समझ आया है तो उस वजह से आपको डिटेल में जाना पड़ा, तो वो चीज़ फ़ाइन, वो चीज़ ठीक है। बट कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा ही हर एक चीज़ में ही, मतलब आप स्टोरियाँ सुनाने बैठ गए हो, मान लो टॉपिक तो आपने ना 10 मिनट का पढ़ाया और उसके अंदर आपने 1 घंटे का लेक्चर है, उसके अंदर पौना घंटा आपने स्टोरी सुनाने में निकाल दिया, 5 मिनट अटेंडेंस में निकाल दिया, 10 मिनट टॉपिक पढ़ाया और उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप स्टोरी सुनाने बैठ गए और पौना घंटा उसे में निकाल दिया। बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते थे, इवन हमारे भी थे एक, जो कई बार आते थे और वो स्टोरी सुना के चले जाते थे। तो मतलब कई बार ऐसा होता है, तो वो थोड़ा हो जाता है कि टीचिंग कम हो रही है, लर्निंग कम हो रही है वहाँ पे, और वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो पाता है। मतलब एक टॉपिक होता है वो कन्वे नहीं हो पाता है, टॉपिक के अलावा स्टोरीज कन्वे हो जाती है, तो वो नहीं होना चाहिए। वहाँ पे प्रिसाइज यानी कि टू द पॉइंट, टू द स्टेटमेंट होनी चाहिए, उसके अलावा उससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स हैं बस वो होने चाहिए, दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो टीचिंग एड्स का यूज़ किया जाता है वो बेसिकली क्यों किया जाता है, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट में भी करवाया था कि टीचिंग एड्स का मेनली होता है कि हाँ भी एक टीचर यूज़ करते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, लाइक लर्निंग को एक थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, और एक अच्छे रिज़ल्ट के लिए, मतलब एक अच्छा रिज़ल्ट आए, बच्चों के अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग वे से पढ़ेंगे। मतलब एक वन वे लेक्चर चल रहा है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं बच्चे बोर हो जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे एक टीचर को क्या चाहिए, वो थोड़े एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा लिखते हैं, डायग्राम्स, चार्ट्स बना दिए, तो बच्चों के थोड़े कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अंडरस्टैंड करेंगे वो अच्छे से, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उनके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, लर्निंग आउटकम्स अच्छे आएंगे। तो यही बेसिकली इसी वजह से की जाती है, मतलब जो टीचिंग एड्स है उनका यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, जब टीच करते हैं वाइल टीचिंग इन द क्लासरूम, कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने आपकी मिस्टेक को शार्पली पॉइंट आउट कर दिया है, तो उस सिचुएशन में एक टीचर को क्या करना चाहिए। अगर आप टीचर हो या मैं भी टीचर हूँ, कोई भी है, तो टीचर भी इंसान होते हैं, राइट, कोई ऐसे भगवान तो होते नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टीचर, एक पर्सन जो है वो टीचर है तो उसे परफेक्ट 100% नॉलेज होगी, हर एक चीज़ की होगी, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। हर एक इंसान सीखता है, चाहे वो लर्नर है, टीचर है, इवन टीचर भी एक लर्नर होते हैं, है ना। मतलब टीचर है, जब वो पढ़ाते हैं तब वो बहुत चीज़ें सीखते हैं, जब वो पढ़ाने के लिए स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं तब वो बहुत चीज़ें सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन्होंने पहले नहीं पढ़ रखी होती, जब वो पढ़ाते हैं वो उसी टाइम पे पढ़ते हैं। तो मतलब कहने का, एक टीचर भी लर्नर होते हैं, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक उनसे भी हो सकती है, नॉर्मल है। और अगर किसी बच्चे ने आपकी मिस्टेक को पॉइंट आउट कर दिया, उसको वो चीज़ पता है कि वो चीज़ गलत है और उसने पॉइंट आउट कर दिया, तो किसी भी टीचर को ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हाँ भी वो बच्चे हैं, उन्होंने हमारी मिस्टेक कैसे निकाल दी, मतलब हम टीचर हैं, हमारी गलती नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए उस टीचर को। उसे मतलब एम्बेरस नहीं होना चाहिए, मतलब उसे खुद के ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए उस टाइम पे कि हाँ भी मेरे से कैसे मिस्टेक होगी, टीचर हूँ इतने बच्चों के सामने, मतलब मेरी हायर अथॉरिटी है, हायर पोजीशन पे हूँ, बच्चों को सिखाते सिखाते मिस्टेक होगी, तो उसे ऐसा शर्मिंदगी भी नहीं फील होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो क्लास ही छोड़ के चला जाए, एम्बेरस नहीं फील करना चाहिए, या बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, उसने तो बेचारे ने मिस्टेक बताई है तो क्यों डांटना, है ना। उसके अलावा जो है ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि इग्नोर ही मार दो, मतलब कोई इमोशन ही ना शो करो। मतलब एक तरीके से उसने मिस्टेक पॉइंट आउट की है तो उसको एकदम ही रफा दफ़ा, मतलब इग्नोर सा टाइप मार दो, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो करना क्या चाहिए, आपको सॉरी फील करना चाहिए कि हाँ भी ओ सॉरी मुझसे ये गलती हो गई, जो है मैं अभी आगे से ध्यान रखूँगा या रखूँगी, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपने मिस्टेक की है उसको आपको इम्प्रूव करना चाहिए, उसके लिए आपको सॉरी फील करना चाहिए। उसके लिए आपको ना तो एम्बेरस फील करने की ज़रूरत है कि हाँ भी मुझसे कैसे होगी, शर्म फील करने की, और ना ही ईगो पे लेने की ज़रूरत है कि बच्चे ने मुझे कैसे कह दिया। तो ये दोनों चीज़ें नहीं करनी चाहिए। आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कौन से में होती है ड्यूरिंग टीचिंग, किस मेथड में बेसिकली स्टूडेंट्स जो होते हैं मैक्सिमम उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहला तो है लेक्चर मेथड।
लेक्चर मेथड में तो होंगे ही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वो वन वे ही होता है, तो इतना नहीं रहता है। डेमोन्स्ट्रेशन में भी टीचर है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। कई बार कुछ चीज़ें प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं या कुछ चीज़ें ऐसे करके दिखा दी या फिर कोई ऐसे वीडियो दिखा दी डेमोन्स्ट्रेट, वहाँ पे भी उस वीडियो का यूज़ करके भी वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं। या फिर वो प्रैक्टिकली कोई जैसे ना स्पेशली जो साइंस के केस में होते हैं जहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, वो खुद प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक टीचर करके दिखा रहे हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। लाइक एक प्रोडक्ट होता है, नॉर्मली अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो एक प्रोडक्ट होता है, उसको मार्केट किया जाता है, तो सेल्स पर्सन होता है वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, वो दिखाता है प्रोडक्ट को, ये ऐसे ऐसे काम करता है, तो उसमें कस्टमर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो सेम केस टीचिंग और लर्नर में, उसमें लर्नर की इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, उसमें मेनली टीचर की रहती है। उसके अलावा टेक्स्ट बुक मेथड है, मतलब टीचर आए और देन पढ़ के अपना चले गए और जो भी पढ़ाते जा रहे हैं वो बच्चे बस नोट डाउन करते जा रहे हैं, इतना ही है। मतलब उसमें कुछ खास नहीं होता है, बच्चों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सही कौन सा होगा? सी, दैट इज़ इंडक्टिव मेथड। इसमें बच्चों की, दैट इज़ स्टूडेंट्स की जो पार्टिसिपेशन है वो ज़्यादा रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आज के लास्ट क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि जब लेक्चर डिलीवर किया जाता है और क्लास में कोई डिस्टर्बेंस हो रही है उस टाइम पे, मतलब बोलते बोलते होते ना कुछ एक बच्चों के ना कीड़ा सा उछलता है शोर मचाने का या पंगे लेने का, तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपस में बात करने लगे हैं चलती क्लास में, तो वहाँ पे टीचर को चुप हो जाना चाहिए एकदम। यानी कि वो टीचर चुप हो जाएंगे ना बोलते बोलते, तो बच्चे का ध्यान डेफिनेटली जाएगा टीचर पे। टीचर चुप हो गए तो वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। मतलब एक तरीका होता है कि हाँ भी पोलाइटली, मतलब उन्हें ऐसा नहीं कि उन्हें डांटने बैठ जाओ या फिर उन्हें पनिश करो, पनिशमेंट से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर से करेंगे। उन्हें थोड़ा रियलाइज़ करवाओ कि आप लोग गलत कर रहे हो। अगर आप कल को एक टीचर की पोजीशन पे आते हो और ऐसे बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको आप पढ़ाते हो वो ऐसा करेंगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि कैसा फील होता है। तो कहीं ना एक टीचर को रियलाइज़ करवाना चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं उन्हें पनिश करो या फिर इग्नोर ही मार दो, मतलब जो हो रहा है होता रहने दे, जो बच्चे बोल रहे हैं बोली जान दे, बाकी क्लास का क्या है, हम पढ़ा के चले जाएंगे, है ना, हमारा तो काम पढ़ाना है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरेस्ट के साथ और बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट उनके लिए ख़राब नहीं होनी चाहिए क्लास। तो आपको ऐसा भी नहीं है कि इग्नोर मारना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव तो वैसे गया ऑप्शन, है ना, तो ये दोनों भी गए। उसके बाद बचा कौन सा? ए ऑप्शन, दैट इज़ आपको कुछ जो है एक आध मिनट के लिए आप चुप हो जाओ, देन बच्चे अपने आप ही चुप हो जाएंगे, देन उसके बाद वापस अपना लेक्चर स्टार्ट करो। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। ये जो पार्ट नंबर 6 है वो भी कवर अप हो चुका है। देन पार्ट नंबर 7 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँगी। वीडियो कैसे लगी हो, लेक्चर कैसा लगा हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।